वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे कैदी और कोकिला कविता का 5वां पैराग्राफ। जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वह पहले सभी पैराग्राफ का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ का भावार्थ इत्यादि देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आज हम करेंगे 5वां पैराग्राफ कैदी और कोकिला कविता का। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोप श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदवाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो इस कविता में पहले भी मैंने बताया है कि कवि ने कोयल के माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ने वाले जो भारतीय थे जिनको जेलों में डाल दिया गया था और अंग्रेज़ जो थे उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, उनका वर्णन किया गया है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। रजनी मीन रात और शासन मीन अंग्रेज़ों का राज का, करनी मीन करतूतें मीन कोई काम करना, काल कोठरी गंभीर अपराधी के लिए बनी जेल की अंधेरी कोठरी, कमली कंबल रोड, लोह श्रृंखला होती है लोहे की सांकल, हुंकृति हुंकार, ब्याली सांपिन ब्याली होती सांपिन, संकट सागर भयंकर मुसीबत, मदमाती मस्ती से भरी हुई। आइए जानते हैं इसका भावार्थ। कैदी रूप में कवि कोयल से कहता है कि इस समय सब तरह अंधकार की कालिमा छाई हुई है, तुम काली हो, रात भी काली है और अंग्रेज़ों की करतूतें भी काली हैं। कवि कह रहा है कि ये कोयल तुम काली हो और रात भी काली और अंग्रेज़ों की करतूतें भी काली हैं। करतूतें होता है वही अंग्रेज़ काले कार्य मीन अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं। देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है और मन में काली बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। मन में भी बुरी बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है, हमारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ भी काले रंग की हैं। जेल में पहरेदारों की हुंकार भी सांपिन की तरह काली जहरीली है। जो जेल में पहरेदार है उनकी जो हुंकार है वह भी एक सांपिन की तरह काली जहरीली है। उस पर ये लोग बात बात पर गालियाँ देते हैं। लोग जो सिपाही थे वो इनको गालियाँ दे रहे थे, जो भी जेलों में बंद थे। कवि कहता है कि हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा है, बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा है। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देती हो, मरने के लिए क्यों आई हो। तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीत क्यों सुनती हो, तुम भी मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो। तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तहरा रही हो। रात्रि में कारागार समीप क्यों घूम फिर कर ओज तेज का संचार कर रही हो। हे कोयल, तुम कुछ स्पष्ट कहो, कुछ बोलो। हे कोयल, तुम स्पष्ट कुछ बोलो। आगे पद्यांश में काली शब्द का बार बार प्रयोग क्यों किया गया है, इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर। कवि का बताना चाहता है कि परतंत्र भारत में सर्वत्र निराशा रूपी अंधकार व्याप्त है।
अंग्रेजों के अधीन भारत था तो सब और निराशा रूपी अंधकार व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु काली है। काली करतूतों के कारण अन्याय, अत्याचार, दमन और उत्पीड़न से भारतीय को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। संकटों का सागर भी काला दिखाई दे रहा है। इस तरह निराशा, कष्ट, वेदना एवं समय विकटता आदि की व्यंजना करने के लिए काली शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। काली शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। काले संकट सागर से कवि का क्या आशय क्या कहना चाहता है कवि? काले संकट सागर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसका क्या भाव है? तो यहाँ पर छात्रों, इसमें कवि का आशय ये है कि जेल के अंदर अंग्रेज अफसर स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं। कि अफसर जो हैं स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं, उन्हें कठोर यातनाएं देते हैं। जेल से बाहर आम जनता पर नाना प्रकार के अत्याचार एवं दमन करके उनका जीवन नरकीय बना दिया है। जेल से बाहर आम जनता पर नाना प्रकार के अत्याचार एवं दमन उनका जीवन जो है नरकीय बना दिया है, मीन जीने लायक नहीं छोड़ा है। इससे भयानक संकट का काल आ गया है। इससे भी भयानक संकट का काल आ गया है। जेल के पहरेदारों का व्यवहार कैसा है? जेल के पहरेदारों का व्यवहार कैदियों के प्रति बहुत ही गंदा है। कैदियों पर पहरादारी ने नियुक्त अंग्रेज अमानवीय व्यवहार करते हैं। छात्रों वे कैदियों को अनेक तरह से यातनाएं देते हैं। बात बात पर गाली भी देते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, चमकीले गीतों से क्या अभिप्राय है? चमकीले गीतों से क्या अभिप्राय है? कारागार में अंधेरा व्याप्त है। वहाँ पर कैद स्वाधीनता सेनानियों के मन में भी कुछ अनिश्चय की स्थिति है। ऐसे में कोयल की कूक से उनमें कुछ आशा और उत्साह सा का संचार हो रहा है। ऐसे में उनको लगता है कोयल की कूक से कि कुछ आशा और उत्साह का संचार हो रहा है। इसी विशेषता से कोयल की कूक को चमकीले गीत कहा गया है। कोयल की कूक को चमकीले गीत कहा है कवि ने। पैराग्राफ नंबर 6, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। सीधा वर्णन किया गया है कविता में इन पंक्तियों में कि तुझसे जो भी हरियाली मिलती है वह रिकॉर्ड को नभ 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता में तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कोकिल को इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। नसीब होता है भाग्य और नभ मीन आकाश, कहावे कहलाते हैं बा प्रशंसात्मक। वाह शब्द का प्रयोग प्रशंसात्मक के लिए किया गया। गुनाह अपराध, विषमता असमानता, रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, हुंकृति हुंकार गर्जना, कृति रचना मोहनदास करमचंद गांधी, आसव तरल पदार्थ रस मदिरा। इसका भावार्थ देख लेते हैं। अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कवि कहता है कि हे कोयल, कवि ने अपनी तुलना किससे की है? कोयल से की है। तो कोयल से करता हुआ कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, तुझे तो बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, पर मेरे भाग्य में जेल की ये काल कोठरी है। मेरे भाग्य में क्या है कि जेल की ये काट कोठरी है। तू असीम आकाश घूमती फिरती है, परंतु मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी कोठरी में सिमट गई है। मेरी जो दुनिया है वह जेल की छोटी कोठरी में सिमट गई है।
तेरे मधुर गीत को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह कहते हैं। तेरे मधुर गीत को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह कहते हैं और मेरे लिए तो रोना भी अपराध या पाप है। हम दोनों में इतनी विषमता है कि ये देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने के आश्चर्यजनक है। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल, तुम मुझे बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था। उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आंसू फिर फीस में भर दूं। फिर किस में भर दूं? आंसू जो है किस में भर दूं? अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं? हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ और कुछ तो इस विषय पर बोलो। इस विषय में बोलो कि मैं किस में ऐसा कर दूं। अब इस पैराग्राफ के कुछ प्रश्नों के उत्तर। मेरा 10 फुट का संसार से क्या अभिप्राय का आशय, ये कही है पंक्ति तो क्या आशय निकलता है? कभी जेल की जिस काल कोठरी में रह रहा है, कभी जो है वो जेल की जिस काल कोठरी में रह रहा है उसका क्षेत्रफल एकदम कम है, वह सिर्फ 10 फुट लंबी चौड़ी है और कभी को उसी में सिमट कर रहना पड़ता है। कितनी फुट है छात्रों? 10 फुट लंबी चौड़ी और कभी को उसी में सिमट कर रहना पड़ता है। मेरा 10 फुट का संसार का यही आशय है। रोना भी है मुझे गुनाह, इससे कवि की किस दशा का पता चलता है? इससे कवि की उस स्थिति के बारे में पता चलता है कि वह जेल में रोकर भी अपने हृदय की वेदना को कम नहीं कर सकता। इससे कवि की उस स्थिति के बारे में पता चलता है कि वह जेल में रोकर भी अपने हृदय की वेदना को कम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से लोग उसे कमज़ोर समझेंगे और क्रांतिकारी देशभक्तों का इस तरह रोना या अपनी कमज़ोरी दिखाना देश हित में नहीं रहेगा। जेल में रोने से उस पर कोई दया नहीं करेगा, अपितु उसे दोषी ही मानेगा। कवि किस हुंकृति की बात कर रहा है? कवि किस हुंकृति की बात कर रहा है? कवि कोयल की उस हुंकृति की बात कर रहा है जिसके द्वारा वह जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों तथा पराधीन भारतीयों में क्रांति की ज्वाला धधका देना चाहती है। कवि कोयल की, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि कवि कोयल की उस हुंकृति की बात कर रहा है जिसके द्वारा वह जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों तथा पराधीन भारतीयों में क्रांति की ज्वाला धधका देना चाहती है। प्राणों का आसव से क्या तात्पर्य है? इसका आशय है कि प्राण शक्ति देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता सेनानियों तथा देशवासियों में प्रखर भावना का प्रसार हो, प्राण शक्ति का संचार हो तथा प्राणों के उत्सर्ग की प्रबल भावना बनी रहे। प्राणों का आसव से यही तात्पर्य है। ये थे